तो छठी और 7वीं सेंचुरी के आसपास मध्य भारत में एक ऐसे राजवंश का उदय हुआ जिसने इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं सिरपुर के पांडु वंश की। इनका राइज, इनका पीक और इनकी एक ऐसी लेगेसी जो आज भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिटरली स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बिना किसी देरी के चलिए इस कमाल के ऐतिहासिक विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है, एकदम क्लियर है। एक छोटे से परिचय के बाद हम इनके पहले के संस्थापकों और उनके बनाए गए शहरों की बात करेंगे। फिर आएगा तिवरादेव का दौर, जहां साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार हुआ। उसके बाद हर्षागुप्ता और उस आइकॉनिक लक्ष्मण मंदिर की एक बहुत ही इमोशनल कहानी। और फाइनली हम बालार्जुना के उस गोल्डन एज को एक्सप्लोर करेंगे, जहां ये राजवंश अपनी पावर और कल्चर के एब्सोल्यूट शिखर पर था। पांडु वंश की इस पूरी कथा का जो मेन एपिसेंटर था वो थी इनकी राजधानी सिरपुर। प्राचीन काल में इस जगह का एक बहुत ही यूनिक और दिलचस्प नाम था चित्रांगड़पुर। ये जगह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं थी, ये हिस्ट्री में आर्ट, एजुकेशन और रिलीजन का एक बहुत ही मैसिव हब बन चुकी थी। एक तरह से उस वक्त का सबसे वाइब्रेंट शहर। अब इतने कॉम्प्लेक्स राजवंश को इजीली समझने के लिए एक क्विक टाइमलाइन को ध्यान में रखना जरूरी है। शुरुआत होती है 6th सेंचुरी में उदयन से, फिर आते हैं मिड 6th सेंचुरी में इंद्रबल, जिन्हें असल फाउंडर माना जाता है। 6th सेंचुरी के एंड तक आते आते तिवारादेव ने इस एम्पायर को उसके पीक पर पहुंचा दिया। 7th सेंचुरी की शुरुआत में आते हैं हर्षागुप्ता, जहां डेवलपमेंट का पूरा फोकस आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हुआ। और अंत में 595 से 655 AD तक बालार्जुना का रूल, जिसे इस पूरी डायनेस्टी का अनडिस्प्यूटेड गोल्डन एज माना गया है। ये पूरा सफर सच में कमाल का है। चलिए शुरुआती फाउंडर्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी थी, राइट? इस वंश की नींव रखने का क्रेडिट जाता है उदयान को। इन्हें डायनेस्टी का आदि पुरुष या फर्स्ट शासक कहा जाता है। कलिंजर के शिलालेख से हमें पता चलता है कि उन्होंने वहां एक भाद्रेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि इस एरिया में असली ताकत और दबदबा उनके बाद आने वाले शासकों ने बनाया। रियल पावर शिफ्ट का ट्रिगर दबाया इंद्रभाल ने। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर थे। इंद्रभाल को ही छत्तीसगढ़ रीजन में पांडु वंश का वास्तविक यानी रियल फाउंडर माना जाता है। इन्होंने किया ये कि शारापुरिया वंश के आखिरी शासक प्रवराज सेकंड को न सिर्फ हराया, बल्कि उनकी हत्या करके सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। एक बेहद ड्रामेटिक, अग्रेसिव बदलाव, जिससे सिरपुर क्षेत्र में उनका होल्ड एस्टैब्लिश हो गया। और बस यहां से एक नए युग का आगाज हुआ। पावर में आते ही इंद्रबल और उनके परिवार ने सिर्फ मिलिट्री पर ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा जोर दिया। इंद्रबल ने इंद्रपुर नाम का एक नया शहर बसाया, जिसे आज हम खरोद के नाम से जानते हैं। उनके बेटे ईशान देव ने बहुत ही फेमस लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे लखाचौर मंदिर भी कहते हैं। वहीं उनके दूसरे बेटे भवदेव राणा के सारी ने एक बौद्ध मंदिर का रेस्टोरेशन करवाया, जिसे सुगध मंदिर कहते थे। शुरुआत से ही हर धर्म के प्रति उनकी ऐसी इंक्लूसिव अप्रोच, ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ही विजनरी थी। किसी भी बड़े डायनेस्टी की कहानी तब तक अधूरी लगती है जब तक उसके पीक एक्सपेंशन की बात ना हो, और पांडु वंश को इस चरम पर ले जाने वाले थे महाशिव तिवारादेव। इन्होंने सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री माइट को लिटरली उस लेवल पर पहुंचा दिया जहां इस डायनेस्टी का भौगोलिक फैलाव अपने सबसे बड़े आकार में था। इनके डोमिनेंस को समझने के लिए इनकी उपाधि पर गौर कीजिए, सकल कोसलाधिपति, जिसका सिंपल सा अर्थ होता है संपूर्ण कोसल का स्वामी। तिवरादेव ने सिर्फ कोसल नहीं बल्कि उत्कल और उसके आगे के रीजन्स तक अपना झंडा गाड़ दिया था। राजीव और बड़ौदा जैसी जगहों से मिले हुए ताम्रपत्र इस विशाल एक्सपेंशन और उनकी सॉलिड मिलिट्री पावर के डायरेक्ट प्रूफ्स हैं। यहाँ हिस्ट्री एक बहुत ही अजीब और स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ हैं महाशिव तिवारादेव, जो एक परम वैष्णव थे और जिन्होंने विष्णु कुंड के राजा माधव वर्मन सेकंड को बुरी तरह हराकर अपनी ताकत का डंका बजवाया। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे नन्नराज सेकंड की डेस्टिनी देखिए। इनका शासनकाल बड़ा छोटा था और अनफॉर्चुनेटली बिना किसी संतान के उनकी डेथ हो गई। एक बहुत ही पावरफुल पिता और दूसरी तरफ उतने ही छोटे टाइम फ्रेम वाला बेटा, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। हालांकि नन्नराज सेकंड ज्यादा लंबा रूल नहीं कर पाए, पर सेनापति इंस्क्रिप्शन में दर्ज एक लाइन उनके बारे में बहुत कुछ कह जाती है। उन्हें वहां अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र लिखा गया है। एक शॉर्ट लेकिन बहुत ही डिग्निफाइड लेगेसी उन्होंने छोड़ी। क्योंकि उनका कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं था, इसलिए क्राउन सीधा उनके चाचा यानी तिवारदेव के भाई
चंद्रगुप्त के हाथों में चली गई और हिस्ट्री ने फिर एक नया टर्न लिया। चंद्रगुप्त के बाद थ्रोन पर बैठे उनके बेटे हर्षगुप्त। दोस्तों, यहां से एक ऐसी आइकॉनिक कहानी शुरू होती है जो न सिर्फ रॉयल्टी से जुड़ी है बल्कि डीप ह्यूमन इमोशंस और क्लासिक आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। हर्षगुप्ता का शासनकाल उनकी सडन और असमयी डेथ के साथ खत्म हुआ। इस ट्रेजेडी के बाद उनकी पत्नी, मगध के मौकरी वंशी राजकुमारी रानी वसाता ने फैसला किया कि वो अपने पति की मेमोरी को ऐसे ही मिटाने नहीं देंगी। उन्होंने लाल ईंटों से एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस, एक अद्भुत विष्णु मंदिर बनवाना शुरू किया, जिसे आज हम और आप लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। इस मैग्निफिसेंट टेम्पल का बचा हुआ काम बाद में उनके बेटे महाशिवगुप्ता बलार्जुना ने पूरा करवाया। सिरपुर का ये टेम्पल लिटरली एंशिएंट आर्किटेक्चर का एक मावल है। और जिस शासक ने इस मंदिर को पूरा करवाया यानी बाल अर्जुना, उनका शासन ही इस वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। कहा जाता है कि बचपन में बो और एरो यानी धनुष बाण चलाने में इतने कुशल थे कि इन्हें बाल अर्जुना के नाम से पुकारा जाने लगा। 595 एडी से लेकर 655 एडी तक का इनका लंबा रूल इस पूरे पांडु वंश में सबसे स्थिर और मोस्ट प्रॉस्परस टाइम पीरियड माना जाता है। ऐसे ही हवा में इसे स्वर्ण युग नहीं कहते। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स स्ट्रांगली कंफर्म करते हैं कि बालार्जुना का वक्त छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक्चुअल गोल्डन एज था। एक लंबा, पीसफुल शासन, पूरे सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट और सबसे रिमार्केबल बात, एक ऐसी रिलीजियस टॉलरेंस जिसका कोई एग्जाम्पल उस प्राचीन दौर में आसानी से देखने को नहीं मिलता। उनकी इस रिलीजियस इंक्लूसिवनेस को समझने के लिए इन डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। महाशिवगुप्ता बालार्जुना खुद एक परम महेश्वर थे, मतलब भगवान शिव के स्टॉन्च फॉलोअर। पर इसका मतलब ये नहीं था कि उनका फोकस सिर्फ एक धर्म पर था। एक तरफ उन्होंने गंडेश्वर, बालेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल्स बनवाए, तो वहीं वैष्णव धर्म के लक्ष्मण मंदिर को भी पूरी श्रद्धा के साथ कंप्लीट किया। और सुनिए, बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने सिरपुर में ग्रैंड विहारस बनवाए और जिना घोषा नाम के मॉन्क को एक पूरा का पूरा गांव डोनेट कर दिया। सोचिए, ये होती है एक ट्रू लीडर की विजन। अब यहाँ एक और पॉइंट नोट करने वाला है। ये वक्त बाकी इंडिया के लिए कोई इतना शांति भरा नहीं था। बालार्जुना अकेले पावर हाउस नहीं थे, उनके आसपास काफी एग्रेसिव और लेजेंडरी शासक बैठे थे। नॉर्थ में पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन, साउथ में चालुक्य रूलर पुलकेशन सेकेंड, जिन्होंने आइहोल शिलालेख के हिसाब से दक्षिण कोसल पर अटैक तक किया था। फिर नला वंश के विलासतुंगा का भी वहां प्रेजेंस था। इन सभी खतरनाक पड़ोसियों के बीच सिर्फ सरवाइव करना ही नहीं, बल्कि एक गोल्डन एज खड़ा कर देना प्रूव करता है कि बालार्जुना किस लेवल के स्ट्रैटेजिस्ट और किंग थे। सो एंड में एक बहुत ही वैलिड और बड़ा सवाल सामने आता है, कैसे एक डायनेस्टी अग्रेसिव मिलिट्री विस्तार को इस अनपैरेलल्ड धार्मिक सहिष्णुता और शांति के साथ बैलेंस करके एक स्वर्ण युग बना सकती है। सिरपुर के पांडुवंश की ये कहानी यही सिखाती है कि ताकत और टॉलरेंस जब मिलते हैं तभी महान एम्पायर्स बनते हैं। सिरपुर की वो लाल ईंटें आज भी इन कथाओं की गवाह हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। इन हिस्ट्री से हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। सीखते रहिए और नया जानते रहिए।